हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी में। सभी का स्वागत और भरपूर अभिनंदन। आज हम लोग ये मैप की क्लास करने वाले हैं जिसमें तमिलनाडु और श्रीलंका करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने श्रीलंका को बहुत अच्छे तरीके से समझा था और आप सबने देखा, काफ़ी हद तक पसंद भी आई है क्लास। इसका आपने रिप्लाई दिया, कमेंट भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ रक्षाबंधन आप सब बहुत अच्छे से मनाए होंगे। हमारे तरफ से भी सभी को रक्षाबंधन की बधाई, सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बधाई। अब सबसे पहले आप एटलस निकाल लीजिए। आप क्लास करने बैठे हैं तो आप एटलस निकाल लीजिए। और थोड़ा मैं पीछे की क्लास जो पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था उसे मैं 2 से 3 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ, जिससे आप पीछे से उसे जोड़ सकें और उसके बाद में फिर हम लोग आगे की क्लास करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ इस पॉइंट पे श्रीलंका के बीचों बीच खड़े हैं और फील करिए आप ये कि हम श्रीलंका एक ढालनुमा कुछ इस तरीके से ऐसे ढालनुमा श्रीलंका है। नीचे थोड़ा मैदानी एरिया और इस तरीके से श्रीलंका का टापू है और हम लोग श्रीलंका के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़े हुए हैं। इसका नाम क्या दिया गया है? मैप आपने खोल लिया होगा। आप एक सादा मैप और अपना एटलस लेकर के बैठें, जिसमें आप देखें यहाँ पर पित्रुत दाला गाला सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। उससे थोड़ा ऊपर बढ़े ये वाला पॉइंट, यहाँ पर आपने कैंडी देखा। कैंडी जो अंग्रेजों के समय पर राजधानी थी और पुरानी राजधानी थी। यहाँ पित्रुदालागाला या ऊंची पर्वत श्रृंखला के पास से कुछ नॉर्थ ईस्ट की तरफ यहाँ से निकली है एक महावेली गंगा जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। वहाँ से कुछ नॉर्थ वेस्ट में देखें तो ये अनुराधापुरम यहाँ पर अवस्थित है। अनुराधापुरम ये चोलकालीन राजधानी हुआ करती थी और मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है कि यहाँ दो जातियाँ निवास करती हैं, तमिल और नीचे सिंगली, और इनके विवाद के बारे में, लिट्टे ग्रुप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे या कोलंबो अवस्थित है। फिर यहाँ इस वाले पॉइंट पे हम्बनटोटा जो कि चीन का बंदरगाह है और चीन का सैनिक अड्डा भी है वहाँ। फिर यहाँ बट्टिकलोवा और त्रिंकोमाली 2 प्रमुख शहर देखे। इसी के साथ में मैंने बताया था कि श्रीलंका में 5 राज्य हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और एक उत्तर पश्चिम का राज्य स्थित है। फिर यहाँ मैंने बताया था पॉइंट पेड्रो जो कि श्रीलंका का सबसे उत्तरी पॉइंट है। फिर ये जाफना प्रायद्वीप पढ़ने के बाद में फिर यहाँ हम लोग यहाँ से पाक स्ट्रेट और पाक स्ट्रेट से होकर पाक वे से ये आदम के ब्रिज से होते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। इसके बाद में धनुषकोडी द्वीप के बारे में मैंने ठीक तरीके से बताया था। अब हम लोग, उम्मीद करता हूँ ये जब तक मैंने पिछली क्लास क्या बोला है तब तक आपने अगले पढ़ने के लिए मैप खोल लिया होगा, एटलस खोल लिया होगा और आप बढ़िया एक सादा तमिलनाडु राज्य का या भारत का मैप लेकर बैठे होंगे, जिसमें हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ हम लोग स्टार्ट करें, जिसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ तक हम लोगों ने ठीक तरीके से देख लिया था पंबन द्वीप के बाद में हम लोग जब यहाँ से इस साइड की तरफ बढ़े अपने भारत की मुख्य भूमि की तरफ, तो हमें अभी रिसेंट 2025 में वर्टिकल आर्क ब्रिज देखने को मिलेगा। इधर मैं बता दे रहा हूँ, वर्टिकल आर्क ब्रिज मतलब कुछ इस तरीके से है, ऐसे जो पुल ऐसे करके सीधा खड़ा किया जा सकता है, उससे बीच से जहाज भी निकल सकता है और जब रास्ता बनाना हो तो वो पुल गिराया जा सकता है। तो वर्टिकल पुल यहाँ पर पंबन द्वीप और
रामनाथपुरम, जो कि तमिलनाडु का एक जिला है, उसके बीच में बनाया गया है। तो अब हम लोग जब नाव से बैठकर आए और यहाँ पर पंबन द्वीप पर पहुँचे थे, तो पंबन द्वीप पर पहुँचने के बाद में फिर हम लोग रामेश्वरम में श्री भोलेनाथ या रामेश्वरम, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसके दर्शन कर लिए। उसके दर्शन करने के बाद जब हम लोग आए तो वो पुल हमें दिखाई पड़ा, जो कि अभी उद्घाटन हुआ है। मोदी जी उद्घाटन के लिए गए थे वहाँ पर, तो ये पुल गिराया गया और हम लोग यहाँ आए। तो सबसे पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना, जो कि रामनाथपुरम। रामनाथपुरम सबसे पहला जिला, जो यहाँ से हम लोग पहले इस साइड में आए तो हमें दिखाई पड़ेगा रामनाथपुरम। आप एटलस रखें अपने पास, एटलस, और उसमें ढूंढते रहें। जैसे मैं पॉइंट पॉइंट बताता चल रहा हूँ, आप भी उसे देखते चलें। रामनाथपुरम, यहाँ पर आपको एक ज़िला मिला। उसी ज़िले में अभी ज़िले पहुँचे नहीं हैं, हम लोग केवल इस मुख्य भूमि पर उतरे हैं। बस उस पुल के सहारे हम लोग इधर मुख्य भूमि पर आए और यहाँ पहला पॉइंट देखा, जिसका नाम है मंडपम। ये तो ज़िला है, इसीलिए इसको ब्रैकेट कर दिया। तो यहाँ पर एक ज़िले की मैंने बताया लाल बिंदी रखी होगी, लाल बिंदी के बगल में लिखा हुआ थोड़ा बड़ा बोल्ड करके लिखा गया, वो रामनाथपुरम है। वही रामनाथपुरम ज़िले में ही इधर किनारे पर देखेंगे मंडपम, शायद आपने बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत महीन करके लिखा गया है, कुछ में लिखा भी नहीं हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखें। तो मैं ये पॉइंट रख रहा हूँ, मेरे पेन के नोक पे देखिएगा, यहाँ पर आपको जो निकला हुआ भाग है, यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा मंडपम। जहाँ मैं ऐसे उंगली ये पेन चला रहा हूँ, कुछ इसी जगह पे ऐसे लिखा हुआ है मंडपम। यहाँ मंडपम में हमारे इलाहाबाद के एक प्रोफेसर हुए हैं पुराने, अजय सोनकर, कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मंडपम में मोती की खेती पर्ल कल्चर, मोती की खेती को विकसित किया है, या मोतियों की खेती कैसे करी जा सकती है उसके बारे में बताया। एक ऐसे जैसे ये स्थलखंड है और इधर पानी भरा हुआ है, तो उन्होंने इसमें ऐसे बांस का मचान बनाया और इसमें ऐसे बांस लगाए, उसमें सीप को बांधा और अंदर की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे लटकाया। वो समुद्र में भी रही और पली भी रही, बंधी भी हुई है एक धागे से बांध के। जैसे ये साग पानी भरा हुआ है, ऊपर बांस का मचान बनाए, बांस का मचान बना करके उसमें से सीप को बांध करके नीचे की तरफ डुबो रखा है। समुद्र में वो भी हैं, रह भी रही हैं, लेकिन वो बंधी हुई हैं। जब एक टाइम के बाद में उनको बाहर निकाला जाएगा और उनसे मोती निकाल लिया जाएगा। बाकी वैज्ञानिक जानकारी उन्होंने बहुत सारी दी। तो यहाँ पर पर्ल कल्चर के लिए मंडपम एकमात्र जगह है भारत में मोतियों की खेती के लिए जाना जाता है। अब हम लोग यहाँ रामनाथपुरम से आगे की तरफ बढ़े, तब हम लोग पहुँचे तूतीकोरिन। तूतीकोरिन की जगह लोकेशन आपको दिखाएं, एक सेकेंड। ये आपको जगह दिखेगी, दूसरा पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, 2 पॉइंट यहाँ तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जब आप पहुँच जाएं, देख लें, मैप में दिखाई पड़े तो यस बोलें, कमेंट करें यस बोलें और उसे हाइलाइटर से हाईलाइट करें। अब तूतीकोरिन में थोड़ी देर रुकेंगे हम लोग, तूतीकोरिन में रुकेंगे। इसी के साथ में अब आप एक
नए पेज से परिचय कराते हैं। अभी तक हम लोग पेज नंबर ये 20 और 21, 18 और 19 जिसमें फिजिकल मैप दिया गया है देख रहे थे, साथ में साथ 26 या 26 नंबर का पेज नंबर यूज कर रहे हैं जो कि पॉलिटिकल मैप दिया गया है तमिलनाडु से संबंधित। और जहां कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है तो हम लोग पीछे पेजों आगे पेज का जो भी जहां पर पेज दिए गए हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। जैसे कच्चा तीबू यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं लिखा गया है, तो हम लोगों ने पहला पेज जो 8 और 9 पेज नंबर पे जिसमें पूरा संपूर्ण भारत दिया गया है उसको देखा था। इसी तरीके से अब हम लोग आज एक नए पेज से परिचय करते हैं। पहुँचिए अब पेज नंबर 57 पेज नंबर 57 और उसकी हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है। हेडिंग पर उंगली चलाते हुए पढ़े, आराम से पढ़िए उसे, क्योंकि ये बार बार हम लोगों को ये पेज नंबर के साथ में और उसको हेडलाइन के साथ भी याद करना है। लिखा होगा एयर एंड सी रूट, एयर एंड सी रूट। तो आप देखें ये तूतीकोरिन क्या मेजर पोर्ट है? भाई ये यूपीएससी के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बनते हैं। अलग अलग राज्यों के मेजर पोर्ट दे दिए, 13 मेजर पोर्ट हैं, कुछ अदर पोर्ट दे दिए, उनका नीचे से ऊपर क्रम लगाओ। या इधर पश्चिमी घाट के सहारे अवस्थित हैं, पूर्वी घाट पर अवस्थित हैं, कौन कौन से पूर्वी घाट में स्थित हैं, मतलब कौन से भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं, कौन से पश्चिमी भाग में स्थित हैं, या ऊपर से नीचे का क्रम दे दिया, दोनों तरफ का मिला करके ऊपर के नीचे की क्रम दे दिया कि इधर पूछ लिया विशाखापट्टनम और ये इधर चेन्नई और इधर कोच्चि, कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे पूछ लिया। ये बेसिक टर्म है यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का। तो आप सबसे पहले देखें ये दूसरा नंबर तूतीकोरिन क्या मेजर पोर्ट है? अगर है तो यस लिखें। आलस बिल्कुल नहीं करिए, पेज पलटते रहिए और जो मैं बता रहा हूँ उसे हाईलाइट करते जाइए। धीरे धीरे देखेंगे कि आप सबसे बेहतर हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन जब आप इसे एक बार कर लेंगे और धीरे धीरे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कर लेंगे तो आप मुझे डाइजेस्ट कर जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि सारी चीज़ें आपको सुनी सुनी लगेंगी और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। इसलिए पेज पलटने में आलस बिल्कुल ना करिए। अगर थोड़ी गर्मी लग रही है तो खुले में बैठिए, पंखा चला लीजिए, लेकिन आराम से बैठिए और पेज पलटने में आलस नहीं करिए। लाइब्रेरी में बैठे हैं तब तो मान लिया एसी में बैठे ही हैं। मेजर पोर्ट है, कमेंट भी किया कई लोगों ने, ठीक है हाँ मेजर पोर्ट है, मेजर पोर्ट है। इसी के साथ में एक पेज से और परिचय करिए। पेज नंबर 50 के आसपास पहुंचेंगे और उसका हेडलाइन पढ़ें, उसका भी हेडलाइन याद कर लें, क्योंकि कई बार वो आएंगे पेज। ये पेज मैं पेज नंबर के साथ में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं ऐसे बोलता जाऊँगा कि आप एयर एंड सी रूट वाला खोलिए तो आपको पेज नंबर याद रहेगा, सीधे आपसे एक ही बार में पहुँच जाएंगे और बस जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। अभी ये स्टार्टिंग हो रही है तो एकदम थोड़ा सा स्लो चलेंगे, जिससे ऐसा ना लगे कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं। पेज नंबर 50 खोलें, जिसमें देखें इंडियन पावर प्रोजेक्ट, इंडिया पावर प्रोजेक्ट लिखा हुआ, ऊपर हेडलाइन लिखा हुआ है, उसे भी हाईलाइट कर लें और ध्यान करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें कि पेज नंबर 50 पे इंडिया पावर प्रोजेक्ट दिया गया है। अब ऊपर उसमें लिखा गया है, देखिए और मैप बने होंगे,
तूतीकोरिन में कौन सा पावर प्रोजेक्ट है? कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट दिए गए हैं ये भी आप देख लें। उसमें 4 मैप दिए गए हैं, उसमें आप देख लें कौन कौन से मैप दिए गए हैं। थर्मल पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, गैस पावर प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट और टाइडल एंड विंड पावर प्रोजेक्ट। ये आप चारों मैप देखें तो किसी में 1-2, किसी में 1-2 और इसी तरीके से चारों पावर प्रोजेक्ट दिए गए हैं। तो तूतीकोरिन में आप देखें कौन सा पावर प्रोजेक्ट है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। अब वहाँ पर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को हाईलाइट कर लें। आगे बढ़ें, तूतीकोरिन से थोड़ा यहाँ नीचे बढ़ के आएँ। मैं भी थोड़ा ये देख के बोल रहा हूँ तो गड़बड़ नहीं होगा। ये वाले पॉइंट पे आप आएँ। यहाँ तीसरा पॉइंट, कुलशेखरपट्टिनम। कुलशेखरपट्टिनम, इस वाले पॉइंट पे आप देखें कुलशेखरपट्टिनम दिखाई पड़ा, हाईलाइट कर लें। कुलशेखरपट्टिनम मिला, उसमें देखें यहीं पर लिख दे रहे हैं ओटेक, OTEC, ओटेक, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्टेंस। समुद्री ऊर्जा, समुद्र का जैसे जल स्तर होता है तो उसमें नीचे का टेम्परेचर कुछ और होता है और ऊपरी सतह का टेम्परेचर कुछ और होता है। तो उसी को मिला करके जहाँ भी तापमान में डिफरेंस होता है वहाँ से एनर्जी जनरेट करी जा सकती है। तो ये जो है यहाँ पे कुलशेखरपट्टिनम जो दिखाया गया है, तो यहाँ पर ओटेक एनर्जी या समुद्र की ऊपरी सतह और निचली सतह में तापमान अंतर के कारण यहाँ पर एनर्जी का रिसोर्स बनाने के लिए इस तरीके का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है। हालांकि अभी ये प्रायोगिक स्तर पर है, जब ये चीज़ें कुछ बेहतर मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये जितना भी हम लोग बढ़ते हैं साउथ की तरफ, नीचे की तरफ, उतना ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास में या विषुवत रेखीय क्षेत्र के पास में पहुँचता है। तो यहाँ पर ऊपरी सतह काफ़ी हद तक गर्म हो जाती है और अंदर की सतह काफ़ी ठंडी बनी रहती है। तो ओटेक एनर्जी का सेंटर कहाँ पर है? भारत में एकमात्र जगह ऐसी है, ये भी ध्यान रखने लायक है। मोती की कल्चर से संबंधित ये मंडपम, ये भी एक ही मात्र ऐसी जगह है जहाँ पर सीप की खेती या मोतियों की खेती, पर्ल कल्चर किया जाता है। तूतीकोरिन प्रमुख बंदरगाह है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट अवस्थित है। इसी तरीके से छोटे छोटे मैप के बारे में जो जानकारी पूरे मैप में दी गई है, दी तो गई है, सभी के सामने दी गई है, बस मैं उसी को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है और कैसे आपके लिए उपयोगी है, इसी पर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ सबसे सदर्न पॉइंट 4 नंबर पर केप कमोरिन। केप कमोरिन, कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप, और उसी के पास में यहाँ देखेंगे एक छोटी सी बिंदी रख के लिखा गया है नागरकोइल। नागरकोइल,
इसी के साथ जो ज्योग्राफी की क्लास उधर चल रही हैं उसमें मैंने बताया था ये मुख्य भूमिका दक्षिणतम पॉइंट है, जो मैंने कुछ नंबर भी लिखवाए थे। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश याद होगा, और नहीं लिखा है तो यहाँ पर आप छोटा सा मैप में लिख लें। अगर आप सादा मैप कुछ इस तरीके से लेकर के कर रहे हैं तो वहाँ ये पॉइंट बना लें। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु। यहाँ नागरकोइल जो है, नागरकोइल जिले का मुख्यालय है। जैसे कई जगह ऐसी होती हैं जिसमें जिले का मुख्यालय कहीं और होता है, जैसे लखीमपुर जिला है, लखीमपुर जिले का मुख्यालय खीरी, लेकिन सारे काम लखीमपुर नाम से जाना जाता है, जबकि मुख्यालय खीरी में स्थित है। कुछ इसी तरीके से कुछ जिलों का ऐसा होता है कि नाम कुछ और चल रहा होता है, उसका मुख्यालय कहीं और होता है। तो ये कन्याकुमारी नाम से एक जिला है, इसका मुख्यालय नागरकोइल में अवस्थित है। नागरकोइल आप पहुंच गए होंगे, यहाँ पर आपको नागरकोइल दिख रहा होगा। अब नागरकोइल से आपसे एक क्वेश्चन पेज नंबर 26 पे पहुंचे। पेज नंबर 26 पर पहुंचे और देखें कि क्या रेलवे लाइन यहाँ कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक पहुँच रही है, कुमारी अंतरिक्ष तक जाती है, कि केवल नागरकोइल जिले तक मुख्यालय तक ही आई हुई है। परेशान मत होइए, आप खोलिए पेज नंबर 26 पहुँचे। पेज नंबर 26 पहुँचे और देखिए रेलवे लाइन आपको दिखाई गई है। जो पुराना एड्रेस यूज कर रहे हैं उनको नहीं दिखेगी। अब पहले नागरकोइल जिले तक ही रेलवे लाइन आती थी, अब ये कुमारी अंतरिक्ष तक जाती है लाइन। पहले हम लोग नागरकोइल जिले तक पहुंचने के बाद में बस से ट्रेवल करना पड़ता था, अब हम लोग इस ट्रेन के सहारे कुमारी अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़े, यहाँ देखें नागरकोइल जिले, यहाँ तक ट्रेन से पहुँचे कुमारी अंतरिक्ष। कुमारी अंतरिक्ष से यहाँ देखा कुछ इस पॉइंट पे समुद्र की तरफ नीचे बाहर देखा तो कुछ यहाँ दिखाई पड़ेगा व्यवस्थित। विवेकानंद शिला। लेख मैं छोटा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कई बार, आप ताकि उसे याद कर सकें या अपने एड्रेस में लिख लें। यहाँ समुद्र से कन्याकुमारी अंतरिक्ष से बाहर की तरफ जब आप नीचे की तरफ साउथ की तरफ देखेंगे तो आपको समुद्र में कुछ दूर तक आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में एक टापू टाइप में दिखाई पड़ेगा, जिसका नाम है विवेकानंद शिला। कहा जाता है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने अपनी साधना या तपस्या करी थी, और यहाँ पर अब बहुत बढ़िया मठ बनाया गया है। इसी के मतलब इस मठ के बाहर तिरुवल्लुवर स्वामी, जो कि साउथ के बहुत बड़े कवि हुए हैं, संत हुए हैं, कवि या संत कहें हुए हैं, उनकी बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई। प्रतिमा मूर्ति है बड़ी सी। ये आप चाहे तो इसको सर्च भी कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद शिला नाम से। अब अगर हमारे पास वही डिजिटल बोर्ड की सुविधा होती तो मैं इन सारी चीज़ों का जो मैं बताता चल रहा हूँ, इन एक जगह का आपका एक फ़ोटो लगा करके बहुत अच्छे से दिखा देता, और शायद तब इसको पढ़ाने में और अच्छा लगता है। जब आप सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे होते हैं या देख पा रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ। लेकिन
खैर मैं ये छोटे छोटे पॉइंट जो बता रहा हूँ उससे आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हुए चलें कि कैसे यहाँ पर सेब की मोतियों का खेती किस तरीके से की जा रही होगी। आप ऐसे ध्यान कर सकते हैं या थोड़ी देर आँख बंद करके भी सोच सकते हैं कि किस तरीके से बांस का वो बनाया गया है, मचान टाइप में बनाया गया है, ऊपर से धागे से सीप को बांध के लटकाया गया है, फिर किस तरीके से उनको खींच करके उनके मुंह से या उनके पेट से जो भी जैसे निकाला जाता हो पर कल्चर किया जा रहा है, मोती की खेती की जा रही है। वहीं जब हम लोग देखें तो एक बड़ा सा बंदरगाह दिखाई पड़ रहा है। हम लोग गाड़ी में बैठ करके आगे की तरफ चल के आए तो यहाँ तूतीकोरिन पहुँचे तो वहाँ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। वो प्रोजेक्ट हमारे आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है। उसी में हम लोग देख रहे हैं कि बाहर की तरफ एक मेजर पोर्ट है तो बड़ा सा बंदरगाह दिखाई पड़ रहा है कि उसमें बहुत सारे शिप आ रहे हैं, बहुत सारे शिप जा रहे हैं, उसमें बहुत सारा माल इंपोर्ट हो रहा है, बहुत सारा एक्सपोर्ट हो रहा है। कुछ इस तरीके से हमें दृश्य दिखाई पड़ रहा है। उसी के बाद में कुलशेखरपट्टनम पहुँचे तो वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5-7 वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, उनके साथ और भी टीम लगी हुई है जो कुछ इस तरीके से समुद्र की ऊपरी सतह का टेम्परेचर को इकट्ठा करके नीचे के सागर की सतह निचली सतह पर पहुंच करके नीचे का टेम्परेचर के डिफरेंस को लेकर के एनर्जी जनरेट करने के प्रयास में लगे हुए हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो हम लोग उन्हीं के पीछे खड़े कुछ इस तरीके से हाथ बांध करके खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। वहीं से हम लोग फिर अपनी गाड़ी में बैठ के सवार हुए और यहाँ नागरकोइल ज़िले के मुख्यालय पर पहुँचे। ज़िले के मुख्यालय पर पहुँचने के बाद में फिर हम लोगों ने गाड़ी वहीं छोड़ दी और रेलवे लाइन को ट्रैक किया कि रेल में चलते हैं। चलो, रेल अभी नई बनी है क्योंकि पहाड़ी एरियों के बीच में है, यहाँ पर पहाड़ी भी छोटी छोटी हैं तो छोटी पहाड़ियों के बीच में वो रेल में बैठ के जा रहे हैं। एक तरफ पहाड़ दिख रहे हैं, दूसरी तरफ मैदानी एरिया दिख रहा है। जब हम लोग आगे पहुँचने वाले हैं तो बड़ा सा सागर दिखाई पड़ रहा है। वहीं कन्याकुमारी जब हम लोग पहुँचे तो वो 8 डिग्री 4 मिनट वाला एक छोटा सा इस तरीके से ऐसे टावर टाइप में बनाया गया है जिसमें यहाँ 1-2 लोग खड़े भी रखे जाते हैं और इस तरीके से यहाँ से लाइट जलती रहती है जो कि समुद्र का बाहरी किनारा दिखाती रहती है ताकि अगल बगल के मछुआरे रास्ता ना भटकें या दूर ना निकल जाएं। तो निगरानी का भी काम करते हैं। कुछ इस तरीके से पॉइंट बना है। अब हम लोग उस पॉइंट पर खड़े होकर के देख रहे हैं कि आगे की तरफ ये विवेकानंद शिला दिखाई पड़ रही है। तो आजकल का जैसे ये राम मंदिर मठ बना हुआ है, राम मंदिर बना हुआ है, कुछ इसी टाइप में बना हुआ है। ये मठ बना हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हम साउथ तो गए नहीं हैं तो राम मंदिर हम लोगों ने ज़्यादातर देखा है। तो इमेजिन कर सकते हैं कुछ इसी तरीके से इसी पत्थरों का इसी रंग का बना हुआ है। तो इमेजिन करिए आप बस राम मंदिर बना हुआ दिखाई पड़ रहा है या विवेकानंद मठ बना हुआ दिखाई पड़ रहा है जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। सॉरी। उसके बाद हम लोग वहाँ कन्याकुमारी में पहुँच करके फिर हम लोग एक फेरी ले लिए। फेरी मतलब छोटा सा जहाज़ जिसमें 150 लोग बैठ करके वो 1.5-2 किलोमीटर की दूरी उस जहाज़ से सागर में हम लोगों ने तय करी और इस पॉइंट पर पहुँचे। वहाँ देखें कि मठ जो बना हुआ है वो तो अंदर से बहुत खूबसूरत अच्छा लग रहा है। उसी के बाहर तिरुवल्लुवर स्वामी नाम से एक संगमकालीन संत या कवि हुए हैं जिनकी मूर्ति बड़ी सी बनाई गई है। हम लोग वहाँ घूमने के बाद में फिर वापस आए और ये नागरकोइल ज़िले तक फिर ट्रेन से आए और अपनी गाड़ी में बैठे। अपनी गाड़ी में बैठने के बाद फिर हम लोग यहाँ पहुँचे। आइए एटलस पे एक बार फिर नज़र डालते हैं, अगली जगह चलते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग जब चले तो आप यहाँ देखें इस वाले पॉइंट पे, सॉरी, यहाँ देखें इस वाले पॉइंट पे तो आप दिखेगा पापनाशनम जलाशय। पापनाशनम जलाशय, इसका कोई इम्पोर्टेंस
खास नहीं है, बस हम लोग इसके किनारे से गाड़ी हम लोगों की निकलती हुई जा रही है और हम लोग पहुँचे यहाँ तिरुनालवेली 7 नंबर पर। ऊपर की तरफ देखें जिसमें हम लोग पहुँचे। तिरुनालवेली तिरुनालवेली से फिर हम लोग थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़े, जिसमें हम लोग यहाँ पर ये वाला पॉइंट तिरुनालवेली जिला का मुख्यालय है। थोड़ा हम लोग रुके, यहाँ कुछ चाय नाश्ता किया और आगे बढ़े। यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से एक नदी आपको निकलती हुई ऐसे दिखाई पड़ेगी जिसका नाम है बाईपार। इधर लिख दे रहे हैं बाईपार रिवर, और कहीं इसका नाम लोकल नाम है अर्जुन नदी। अर्जुन नदी मैं नाम या किसी नाम को लेकर के कई बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें सेट हो सके। और मैंने सिर्फ इतनी बारी में बताया है और धीरे धीरे करके कई बार बोल दिया है, और कई पेज पर ले जाकर उस बात को मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। तो मेरे रिपीट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे काट करते चले जाएं, कट करते वीडियो पे स्किप करते चले जाएं। वो आप बार बार सुने और बार बार उस पर उंगली ले जाएं, और बार बार हो सके तो उसे ध्यान से देखें, उसके अगल बगल की चीज़ें देखें। मैप बहुत धीमी प्रक्रिया है, यह आपको एक बार में, 2 बार में, 3 बार में आ जाए बड़ी मुश्किल बात है। यह आपको बार बार देखने पर और बार बार उसको पेज पलट कर देखने पर, बार बार हाईलाइट करने पर एक एटलस आपका तो ऐसा हो जाएगा कि आपको कुछ पढ़ने में ही नहीं आएगा। सारी चीज़ें उसमें लिख जाएंगे, पूरा उसको पोछा पोछी हो जाएगी, वो फट जाएगा। तो आप इस चीज़ से घबराइए नहीं, और बल्कि उसमें मैं जितनी बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप बार बार देखते जाएं। जितनी बार मैं बोल रहा हूँ पेज, उतनी बार पेज पलटते जाइए, और जितनी बार मैं जैसे बना रहा हूँ, मैंने इस तरीके से ऐसे स्टार्ट किया, वो आप भी कुछ इसी तरीके से उसको स्टार्ट करें। बाद में मैं ये सारे पॉइंट अगर आप कहेंगे तो मैं उनको बोल करके भी लिखा दूंगा। इनका सबका एक पूरा डायरी फॉर्म में ले लीजिएगा, बढ़िया डायरी ले लीजिएगा या बढ़िया पेज बना लीजिएगा, जिसमें मैं इनको शब्दों को एक लाइन से क्रम से बोलता हुआ चला जाऊंगा। और जब आपको जल्दी में रिवीजन करना हो, 10 से 15 मिनट में, 20 मिनट में रिवीजन करना है कि आपको श्रीलंका भी देखना है, 20 मिनट में, 20 मिनट के अंदर ही आपको तमिलनाडु भी देखना है, या कहीं 2 से 3 घंटे में पूरे भारत का मैप देखना है, तो आप उन शब्दों को बस पढ़ते चले जाइए। बस जब आप एक बार, 2 बार, 3 बार, जब 50 बार उसे पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में एकदम सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। क्रम से आप बोलने लगेंगे कि हाँ, ये पित्रदाला गाला, फिर कैंडी, अनुराधापुरम, जयवर्धनेपुरे, कोट्टे, हम्बन टोटा, ट्रिंकोमाली, भट्टी बलोवा, पॉइंट पेट्रो, कुछ इस तरीके से ऐसे आप क्रम से सब बोलते चले जाएंगे। मैं थोड़ा इधर उधर की बातें करने लगता हूँ, क्योंकि ये जो असल में इतना गहराई से हम लोग देखते हुए चलें तो थोड़ी देर बाद ऐसे लगने लगता है कि यार बड़ा बोरिंग सा लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक पर घुमा के लाने के लिए ऐसा कर देता हूँ। ठीक, अब हम लोगों ने ये बाईपार नदी या अर्जुन नदी पार करने के बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ पर अवस्थित है मदुरई। मदुरई के पास में यहाँ केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर से निकली हुई नदी जिसका नाम है वैगई नदी। यही हम लोग ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, वैगई नदी।
नदी को इस बॉर्डर से लेकर के आप हाईलाइट कर लें, या पेन लेकर के उस पर एक बार चला लें। साथ में मदुरई कहाँ पर स्थित है, वैगई नदी के किनारे अवस्थित है, आपको बाएं तट पर दिखाई पड़ेगा। छोटी नदियों के ये भी क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, बाएं तट पर अवस्थित है, दाएं तट पर अवस्थित है, तो आप इतनी बारीकी से उसको देखें कि ये जो नदी निकाली हम लोगों ने यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के, ये पालनी हिल्स के पास में इस तरीके से निकल कर ये मन्नार की खाड़ी में यहाँ गिरी। तो कुछ आपको इस नदी के नीचे की तरफ दिखाई पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे, मतलब दाहिने तट पर दिखाई पड़ेगा मदुरई। मदुरई तो ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार हम लोग बार बार घूम करके आएंगे। यहाँ पर मीनाक्षी देवी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, तो एक पॉइंट तो वहाँ पर मीनाक्षी देवी का मंदिर तो सभी को याद ही है। साथ ही साथ संगम युग में यहाँ पर कवियों का सम्मेलन हुए थे 2 बार। तमिल संगम साहित्य नाम से हम लोग इतिहास में इसे देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। आप एक बार इतना आप जान गए, इसके बाद आप एक बार आगे आएँ, पेज नंबर 26 पर जाएँ। पेज नंबर 26 या जहाँ पर वो पॉलिटिकल मैप दिया गया है, पेज नंबर 26 पर आएँ, उस पर देखें क्या मदुरई रेलवे का जंक्शन है। एक बार यस या नो बोले, नहीं कमेंट कर रहे फिर भी मन में एक बार देख लें। हाँ, जैसे 1 से 2 लाइन तो ऐसे कि अगर जो शहर यहाँ पे बसा हुआ है तो एक लाइन इधर से आई है, एक लाइन इधर से गई है रेलवे की, ये तो जंक्शन नहीं हुआ। जब यहाँ से किसी दूसरे साइड इस तरीके से ऐसे रेलवे निकल जाए, या 2 की जगह तीसरी जगह भी रेलवे जा रही है, तो वो जंक्शन है। तो कुछ इस तरीके से आपको जंक्शन दिखाई पड़ रहा है, यस जंक्शन है, ठीक। अब इसका आगे ज़रूरत पड़ेगी तब बताएंगे फिर, क्योंकि इनको हम कई बार घुमाएंगे। ये पहला स्टेट हम लोग कर रहे हैं, इसको इतने बारीकी से करेंगे कि फिर हम लोगों को ये सारी चीज़ें यूजुअल लगेंगी। दूसरे राज्यों में फिर आप, मैं ये भी नहीं भी बोलूँगा कि आपको जंक्शन है कि नहीं है, फिर भी आप देख लिया करेंगे कि हाँ यहाँ से इस तरफ भी जाया जा सकता है। रेलवे ट्रैक या सड़क मार्ग को पकड़ कर चलें तो छोटी छोटी जगहों तक हम लोग पहुँच सकते हैं, ठीक है। वहीं से बड़े ऊपर की तरफ कुछ यहाँ है, यहाँ ये कुछ ज़्यादा नीचे हो गया, इस वाले एरिया से थोड़ा ऊपर की तरफ देखें, यहाँ डिंडीगुल, 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 डिंडीगुल हम लोग इतिहास में एक बार देखते हैं, जब टीपू सुल्तान ने यहाँ पर शस्त्रागार वगैरह बनाया था, और कर्नाटक युद्ध बहुत सारे जब चल रहे थे, तो यहाँ पर टीपू सुल्तान ने शस्त्रागार बनाया था, जो इतिहास में हम लोग देखते हैं 1784 के करीब। तो ये हम लोग उनको जब आधुनिक इतिहास देखेंगे या आप पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये चीज़ हम लोगों को इतिहास में टकराएगी। फिलहाल के लिए आप ये मैप याद कर लें। मैप में डिंडीगुल हम लोग पढ़ तो लेते हैं, डिंडीगुल में शस्त्रागार बनाया टीपू सुल्तान ने, लेकिन डिंडीगुल है कहाँ, ये किसी से पूछो तो पता नहीं। ठीक, आज आपको पता चल गया है डिंडीगुल कहाँ है। तो ये तमिलनाडु के लगभग बीच में अवस्थित है। यहाँ डिंडीगुल से आप इस साइड में ऐसे देखिए, यहाँ पर एक जिला दिखाई पड़ेगा टेनी, टेनी। ये हमारे यहाँ के सांसद नहीं हैं टेनी महाराज,
यह एक ज़िला है, बस हम लोगों को यहाँ पर देख लेना है। तेनी नाम से या तेनी नाम से ज़िला अवस्थित है। उसके बाद हम लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से ये पालनी पहाड़ियाँ, पालनी हिल्स यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। और इस तेनी जिले से हम लोग इस तरीके से यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कोयम्बटूर नीलगिरी पहाड़ी के पास अवस्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है, हिल स्टेशन है। यहाँ हम लोग आज स्टे करेंगे। आज हम लोग काफ़ी यात्रा कर लिए हैं। यहाँ धनुषकोडी रामेश्वरम से होते हुए हम लोग यहाँ कोयम्बटूर तक पहुँच गए हैं। अब कोयम्बटूर में हम लोग आज की रात यहाँ रुकेंगे। कल हम लोग सुबह फिर से अगली यात्रा आगे तमिलनाडु राज्य की देखने निकलेंगे कि कहाँ क्या अवस्थित है। तमिलनाडु ये कोयम्बटूर में हम लोग आज खाना पीना खा पे करके और आराम से सोएंगे। ठीक है, ये अब देख लीजिए एक बार, चाहे तो जूम करके जो भी पढ़ना चाहे पढ़ लें। बाकी मैं एक बार में लिखा दूंगा, आप कहेंगे अगर जो कमेंट करें तो मैं इन सारे अक्षरों का क्रम, बाकी इसके अलावा अगल बगल आप देख सकते हैं जो भी कोई पॉइंट छूट रहा हो। बाकी मेरे हिसाब से इतना भी आप अगर जो कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। जिस हिसाब से मैं इन छोटे छोटे पॉइंट को भी बताता चल रहा हूँ, ये पॉइंट भी आप देख लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। और इन शब्दों को आप एक क्रम से अगर एक कॉपी पे नोट कर लेते हैं और देखते हुए कई बार जल्दी करके उन्हें पढ़ लेते हैं तो धीरे धीरे ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। आपको यूजुअल लगने लगेंगे कि आप उन्हें हर 3-4 दिन के बाद में बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर उनका महत्व ही पता चल जाएगा, क्रम भी पता चल जाएगा, मैप आसान हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।